जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दो वर्ड्स हम यूजुअली यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों की सिर्फ हाइट ग्रो कर रही है, सिर्फ हम लोग हाइट के उसमें ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट ग्रो कर रही है, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। पर अगर हम हर एक डायमेंशन में ग्रो कर रहे हैं, यानी हमारा माइंड भी ग्रो कर रहा है, हमारे जो इमोशनली और स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं वो सब ग्रो कर रही हैं, तो ये सारे डायमेंशन में जब हमारी ग्रोथ होगी उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। यानी जब किसी एक एस्पेक्ट में, किसी एक फील्ड में हमारी ग्रोथ होती है तो उसे हम सिंपली ग्रोथ कहते हैं, और जब हम लोग ओवरऑल हर एक डायमेंशन में ग्रो कर रहे होते हैं तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और अब हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में ही जानेंगे और आज की वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेवलपमेंट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, यानी लोग एक क्वालिटी लाइफ जिए, जितनी भी चीजों की उन्हें रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो सारी चीजें उन्हें मिले, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशंस। अब अलग अलग पर्सन की, यानी जितने भी डिफरेंट पीपल हैं, उन सब के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, तो उन्हें क्या चाहिए कि उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्निंग्स कर सकें। वो अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स करते हैं, और उसी बेसिक सर्वाइवल की जो उनकी नीड है उसे अगर फुलफिल कर दिया जाएगा तो वो फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ओनर्स की, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि हमें रॉ मटेरियल्स, यानी जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए कोई चीज बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें इजी दामों पे मिल जाए, यानी कि बहुत चीप रेट्स पे मिल जाए, और उनका जो प्रॉफिट हो, यानी जब वो सेल करेंगे तो अपने प्रोडक्ट सेल करके उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा हो, और इंडस्ट्रियल ओनर्स के लिए ये है कि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसको लेकर उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल अलग होता है, उनके लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो अलग होता है। कॉमन गोल्स, सब लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए। अब वो कौन से कॉमन गोल्स हैं? फ्रीडम, हर कोई चाहेगा कि जहां मैं काम करने जा रहा हूँ या काम करने जा रही हूँ वहां पे मुझे फ्रीडम हो, ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी सारी आजादी ही छीन ली जाए। और जैसे हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 में देखा था, लोगों को ऑप्रेस किया जाता था, तो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें फ्रीडम मिले बेसिक राइट्स के लिए। ये जो फ्रीडम है वो बहुत मुश्किल से मिली है, तो ये एक कॉमन गोल है लोगों का कि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें आजादी चाहिए। इक्वालिटी, लोग चाहते हैं कि जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में या स्टेट, कंट्री, जहां भी वो रह रहे हैं, वहां पे सभी लोगों को इक्वल तरह से ट्रीट किया जाए। जो हायरार्की हम देखते हैं सोसाइटी में, कोई टॉप पे है, कोई लेवल बॉटम पे है, बॉटम लेवल पे है, तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो वो सब ना हो, इसलिए लोगों का एक गोल होता है इक्वालिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट इस केस में देख सकते हैं कि जहाँ भी हम काम करने जाते हैं वहां पे ये इस चीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को कभी भी किसी वक्त ऐसे ही नहीं है कि बिना किसी रीजन के हमें निकाल दिया जाए काम से। तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमारी जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कितने समय तक का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस हिसाब से हमें जॉब मिले। तो एक तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी हम लोग एम्प्लॉयमेंट सेंस में देख सकते हैं। रिस्पेक्ट, जहाँ भी हम काम करने जा रहे हैं या काम करने भी नहीं,
नॉर्मली अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले। ऐसा ना हो कि कोई फालतू में हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करके चले जाए। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सभी को अपनी इज्जत प्यारी है, तो लोग चाहते हैं कि ऐसी एक सोसाइटी बने जहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी संसाधन, तो रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए हमें। सस्टेनेबल यूज यानी कि हम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, उन सबका कुछ इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ सेव कर पाएं। हम अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज करें, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके पास भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ बेसिक गोल्स थे जो हर किसी को चाहिए होते हैं, कॉमन गोल्स। हर कोई चाहता है उसके पास फ्रीडम हो, उसे रिस्पेक्ट मिले, इक्वली उसे ट्रीट किया जाए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से गोल्स हैं जो हम सभी को चाहिए किसी जगह पे रिस्पेक्टफुली रहने के लिए। की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? यानी हम लोग अगर डेवलपमेंट देखें, अगर हम डेवलपमेंट को एक तरह से मेजर करें, तो किन सब चीजों के बेसिस पे हम देखेंगे कि उस जगह का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हमें किसी भी एरिया का डेवलपमेंट लेवल फाइंड आउट करना है, तो हमें इन सभी एस्पेक्ट्स पे गौर करना पड़ता है। इनकम, जिस कंट्री के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है इनकम। उस कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितना वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पहले हम वो देखते हैं। देन एजुकेशन, क्या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे हर किसी को एजुकेशन मिल रही है? क्या लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं? इस चीज को नोटिस किया जाता है। हेल्थ, अब हेल्थ एक हमारी बेसिक नीड हो जाती है। अगर तबीयत खराब है हमारी, हमें कोई डिसीज है, तो हम लोगों को हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं। हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारी बॉडी में फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों की हेल्थ के बारे में देखा जाता है, हेल्थ चेकअप होते हैं लोगों के। तो ये सारी चीजें किसी कंट्री में हैं कि नहीं है, वो देखा जाता है। फ्रीडम, लोगों को आज़ादी है कि नहीं। जैसे इंडिया में भी हमें फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करें और हम अपनी राय रखें, पॉलिटिकल लीडर के बारे में अगर हम अपनी कोई राय रखें, तो हमारी वॉइस को सप्रेस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें राइट दिया गया है, राइट टू स्पीच। हमें आज़ादी है कि हाँ, हम पढ़ लिख सकते हैं, हमें जो बोलना है, जिस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फ्रीडम है, कुछ राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये हमारे बेसिक राइट हो गया। नाउ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगेन वही, एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों के एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि उन्हें बिना किसी गलती के निकाल दिया जाए काम से, नहीं, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी एक कंट्री की बात करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, तो सबसे पहले हम इन 5 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अगर उस कंट्री की इनकम अच्छी खासी है, उस कंट्री में सभी के पास एजुकेशन राइट्स हैं, उन्हें फ्रीडम है, उनके पास एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एरिया डेवलप्ड है या वो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरीज में आती है। डेवलपमेंट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। जैसा हमने देखा, हर किसी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। तो सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग है। हर कोई डेवलपमेंट को अपने अलग नजरिए से देखता है। और अब क्योंकि हर किसी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, तो इससे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मान लो मेरे हिसाब से जो भी डेवलपमेंट गोल है, यानी जिसे भी मैं डेवलपमेंट मानती हूँ, क्या पता वो दूसरे इंसान को हार्म करे, दूसरे इंसान के लिए वो डेवलपमेंट हो ही ना।
तो एक तरह से इसे ही बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई डेवलपमेंट ऐसा देखेगा कि इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, और किसी के लिए डेवलपमेंट है कि उन्हें बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए उनकी। वन ग्रुप्स डेवलपमेंट में कॉज हार्म्स टू अदर्स। अब अगर हम किसी एक ग्रुप के डेवलपमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए काम करे तो अपने आप दूसरी जो ग्रुप हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? देखो, जैसे अगर हम इंडस्ट्री सेट करें, किसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करें, तो वहां से हमें काफी सारे लोगों को हटाना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो जो इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, यानी जिन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी है, उनके डेवलपमेंट गोल्स तो फुलफिल हो रहे हैं, यानी उनका तो डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। पर जिन लोगों को अपनी ही घर छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ा, कहीं और जाके रहना पड़ा, उन लोगों को तो नुकसान हुआ। तो ऐसे ही एक ग्रुप का जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप के लिए एक हार्म का रीजन बन जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। Development means different things to different people, but overall it focuses on improving living standards and ensuring quality and sustainability. Development जो है उसका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग पर्सन के लिए, यानी सबका डेवलपमेंट को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सभी के लिए डेवलपमेंट का काम करती हैं। सभी लोगों को फ्रीडम चाहिए, सभी लोग चाहते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, यानी उनकी लाइफ बेटर हो, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जाए, यानी हमारे पास रिसोर्सेज रहें और हम कुछ रिसोर्सेज सेव करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें एक तरह से जो ये एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, यही सारी चीजें कुछ ऐसी बेसिक सी डिमांड्स हैं जो सभी लोग करते हैं गवर्नमेंट से, या किसी भी रूलर के अंडर वो रह रहे हैं तो उससे उस रूलर से डिमांड करते हैं लोग अपने बेसिक राइट के लिए। यानी ये कुछ ऐसे बेसिक राइट हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो एरिया डेवलप्ड है कि नहीं। तो ये आज हमने देखा क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, एंड थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। हमने क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखा था कि हर एक पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। सभी पर्सन के लिए, हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट यानी विकास का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। What may be development for one can be destructive for another. अब किसी एक इंसान के लिए मानो कोई डेवलपमेंटल गोल उसका अचीव हो रहा है, यानी किसी एक पर्सन का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरा जो पर्सन है उसे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि सभी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग नहीं हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट बन जाता है, यानी इनके लिए डेवलपमेंट कुछ और इनके लिए कुछ और, तो एक तरह से ये एक दूसरे के राइवलरीज हो जाते हैं, इनके बीच में बनते नहीं है। अगर हम लोग डैम्स की बात करें तो अगर डैम बनाया जाता है तो जो गवर्नमेंट है या हमारे जो इंडिया है उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है, और या तो कह लो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है अगर डैम्स वगैरह ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो। लेकिन जो लोग वहां पे रहा करते थे, जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, उनके लिए तो ये जो डैम प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन साबित हुआ, यानी उनके लिए तो नुकसान ही हुआ, उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। यानी किसी एक पर्सन के लिए जो भी डेवलपमेंट है वही डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट गोल्स। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स, और किस इंसान के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होता है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें लैंडलेस लेबरर्स की,
यानी उन फार्मर्स की जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों की जमीन पे जाकर के खेती करते हैं या किसी और पर्सन के अंडर में रह करके काम करते हैं। तो अगर हम इन लैंडलेस लेबरर्स की बात करें तो इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है मोर डेज ऑफ वर्क, यानी साल में इन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन तक काम मिले। जैसे मनरेगा एक स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये स्कीम जो है वो एक ईयर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज की जो जॉब है वो प्रोवाइड करती है इन लैंडलेस लेबरर्स को। तो ये तो सिर्फ 100 डेज की हमने बात करी। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो चाहते हैं साल में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इनके पास काम रहे, जिसकी वजह से इनकी इनकम जनरेट होती रहे। बेटर वेजेस, अब काफी बार होता है कि जो लैंडलेस लेबरर्स जिस भी पर्सन के अंडर में रह के काम करते हैं वो पर्सन इनको सैलरी बहुत कम देता है, यानी इन लोगों की सैलरीज बहुत कम होती है। तो ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो चाहते हैं कि इनकी सैलरीज अच्छी खासी हो, इनकी सैलरीज बढ़े। सोशल इक्वालिटी, लैंडलेस लेबरर्स पुअर होते हैं ज्यादातर। अब पुअर लैंडलेस लेबरर्स हैं और वहीं पे हम जमींदार्स को देख लें या फिर प्रॉस्पेरस फार्मर्स को देख लें जिनके पास बहुत जमीन है, तो काफी फर्क आ जाता है इकोनॉमी के सेंस में। ये गरीब हैं और ये रिच हैं, तो आमतौर पे इनइक्वालिटीज करी ही जाती हैं। जो पुअर पीपल होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, उनके साथ उन पे अत्याचार किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो ये चाहते हैं कि सोसाइटी इन्हें भी इक्वली ट्रीट करे, और जब सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, लैंडलेस लेबरर्स के जो वेजेस हैं यानी सैलरी बढ़ जाएगी और इन्हें साल में ज्यादा से ज्यादा दिन तक काम मिलेगा, तो वो इनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। नाउ प्रॉस्पेरस फार्मर्स, अब जो प्रॉस्पेरस यानी अमीर, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसे जो फार्मर्स होते हैं उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अब इन्हें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन्हें मिले। प्रॉस्पेरस फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना होता है, तो ये सोचते हैं कि जो सैलरी हम लोगों को दे रहे हैं अपने अंडर, जो भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में से थोड़ा रिड्यूस कर लिया जाए, यानी उनकी सैलरी कम कर दी जाए। अब अगर वर्कर्स की सैलरी कम कर दी जाएगी तो जो बचा हुआ पैसा है वो तो इन्हीं फार्मर्स के पास रहेगा। इसीलिए इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि इन्हें सस्ते दामों पर लेबर मिल जाए, यानी काम करने वाले लोग मिल जाएं। तो इन प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए ये डेवलपमेंटल गोल बन जाता है। अब गर्ल की बात करते हैं, एक लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होते हैं, उसके हिसाब से एक डेवलपमेंटल क्या है? सेफ एनवायरनमेंट, गर्ल्स को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, रिस्पेक्टफुल सोसाइटी चाहिए होती है जहां पे वो खुल के जी सके और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डर के रह सके, सर्वाइव कर सके। तो बेसिक नीड एक गर्ल की होती है सेफ एनवायरनमेंट। जेंडर इक्वालिटी, समाज में, सोसाइटी में काफी इनइक्वालिटीज की जाती हैं, भेदभाव किया जाता है लड़के और लड़कियों में। तो जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा और इक्वालिटी आ जाएगी, लड़के लड़की दोनों को बराबर माना जाएगा, तो ये गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट कहलाया जाएगा। फ्रीडम, गर्ल्स भी चाहती हैं कि उन्हें भी आजादी हो। काफी गर्ल्स ऐसी होती हैं, लड़कियां काफी ऐसी हैं जिनको जॉब नहीं करने दिया जाता, जिन्हें घर पे बैठाया जाता है। काफी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें तो एजुकेशन, जो बेसिक राइट है, वो तक नहीं मिलता है। उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है, अगर वो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए मना कर दिया जाता है। तो जिस दिन उन्हें आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, तो उस दिन उनके डेवलपमेंटल गोल्स फुलफिल हो जाएंगे। लैंडलेस लेबरर्स के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स थे? ज्यादा से ज्यादा इन्हें काम मिले, इनकी सैलरीज हाई हो जाएं और सोशल इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, इन्हें सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाए। वहीं प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए डेवलपमेंटल गोल ये है कि सस्ते दामों पे इन्हें काम करने के लिए वर्कर्स मिल जाएं। गर्ल के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन्हें थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी ये हमें प्रमोट करना है सोसाइटी में, तब जाके गर्ल्स का डेवलपमेंट होगा। कॉमन गोल्स, ये तो हमने देखे, सबके लिए गोल्स अलग अलग हैं, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी गोल्स हैं जो सबके लिए इक्वल है।
Despite differences, people share some universal development goals. Universal development goals. Universal यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फ्रीडम हो गया, आजादी हो गई, सिक्योरिटी हो गई यानी जॉब्स की सिक्योरिटी। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहे अमेरिका का इंसान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंडिया का हो, कहीं का भी पर्सन हो, उसे ये कुछ गोल्स चाहिए ही होते हैं, उसे ये कुछ राइट चाहिए ही होते हैं। तो कुछ ऐसी भी गोल्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स, जो सभी लोगों के लिए सेम है। सभी को फ्रीडम चाहिए होती है, सभी पर्सन को, सभी पीपल को सिक्योरिटी चाहिए होती है, जॉब सिक्योरिटी, कि ऐसा ना हो उनसे कभी भी किसी भी वक्त जॉब छीन ली जाए। इक्वल ट्रीटमेंट, सब चाहते हैं कि सोसाइटी में उनके साथ भी इक्वली ही लोग बिहेव करें, उनके साथ इनइक्वालिटी ना हो, भेदभाव ना किया जाए। रिस्पेक्ट, ये भी एक कॉमन गोल हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ या जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहां पे मेरी डिसरिस्पेक्ट की जाए, नहीं, इज्जत सबको चाहिए। तो ये एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल है। बेटर एनवायरनमेंट, हर एक इंसान को चाहिए कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वो सेफ हो, बेटर सोसाइटी मिले हमें। जैसा हमने गर्ल्स के केस में देखा है, स्पेशली गर्ल्स को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ये एक बेटर एनवायरनमेंट, ये भी एक डेवलपमेंटल गोल्स है जो हर एक पर्सन को चाहिए। और आजकल के केसेस के हिसाब से सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बॉयज को भी ये बेटर एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये भी एक बेसिक राइट है जो हर किसी को चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। अब ये हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा एस्टैब्लिश होना चाहिए कि सोसाइटी के हर एक पर्सन तक वो फैसिलिटीज पहुंचे, हर एक पर्सन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट का एक तरह से डेवलपमेंटल गोल उनके लिए है जो वो अचीव कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर के थ्रू। अब ये हमने कुछ ऐसे गोल्स देखे जो सभी के लिए सेम है। ये सब वो चीजें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान को, चाहे यूएसए का हो, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना, रशिया, कहीं का भी हो, हर एक इंसान को ये कुछ कॉमन गोल्स चाहिए होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने आज के टॉपिक डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स में जाना। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है Income and Other Goals. अगर मैं आपको कोई भी दो कंट्रीज दूं और आपको बोलूं कि आप फाइंड आउट करो कि ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, तो आप सबसे पहली चीज नोटिस करोगे इनकम। अगर किसी कंट्री की इनकम सबसे ज्यादा है तो आप नॉर्मली कह दोगे कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड है, और अगर किसी कंट्री की इनकम बहुत कम है तो आप बोलोगे कि ये अनडेवलप्ड है। पर सिर्फ इनकम ही नोटिस नहीं की जाती, काफी सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी हमें देखने पड़ते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या सच में ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। People see income as the most important component of development. लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम हो जाती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में जो आता है वो है इनकम। इनकम अलोन इज नॉट इनफ, इट इज नॉट द ओनली गोल पीपल वांट। अब सिर्फ इनकम ही काफी नहीं, अगर हमें डेवलपमेंटल लेवल फाइंड आउट करना है कि कितना विकास हो रहा है, अगर हमें ये सब फाइंड आउट करना है तो सिर्फ इनकम ही नहीं, हमें दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी कंट्री में मान लो इनकम अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है, पर वहां के सिटीजन्स को कुछ भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, वहां के सिटीजन्स को एक तरह से वोटिंग राइट जो सिटीजन्स के होते हैं वो तक नहीं दिए गए हैं, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी? लोगों के पास ना फ्रीडम है, ना इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वहां पे, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी?
नहीं। और यही अगर मैं बात करूं, कोई एक ऐसी कंट्री है जिसकी इनकम भले ही कम है लेकिन वहां के लोगों के पास फ्रीडम है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, सब तरह की फैसिलिटीज लोगों के पास हैं और गवर्नमेंट उन लोगों की लाइफ और इम्प्रूव करने में सहयोग कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, वो कंट्री डेवलप्ड है। तो सिर्फ इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जिन पे हमें फोकस करना पड़ता है ये कहने से पहले कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड। Along with money, people seek other things for a better quality of life. पैसों के साथ साथ लोगों को और भी काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, यानी अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने में, अच्छे से अपनी जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें उन्हें चाहिए, उन सब चीजों के लिए उन्हें पैसा तो चाहिए होता है, पर फिर भी ऐसी काफी दूसरी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, जिसकी जरूरत है। बोथ मटेरियल गोल्स, wealth and non-material goals, respect, freedom, equality, etc. are essential for overall growth. अब दोनों ही material goals यानी भौतिक चीजें, तो material goals उसमें आ जाता है पैसा, और non-material goals यानी वो सारी चीजें जो पैसों के अलावा हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी, यही कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मटेरियल नॉन मटेरियल गोल्स में आ जाती हैं। मटेरियल गोल्स हो चाहे नॉन मटेरियल गोल्स हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के नजरिए से। नॉन मटेरियल गोल्स, अब नॉन मटेरियल गोल्स क्या होते हैं? हमने इतना तो जाना, नॉन मटेरियल गोल्स यानी अभौतिक चीजें जिसमें हमारी फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस सब चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें जो हम लोग इनकम के अलावा देखते हैं। नॉन मटेरियल गोल्स अदर देन इनकम, यानी इनकम हमारे पैसों की जो मामले हैं, यानी ये जो पैसा है उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब नॉन मटेरियल गोल्स में आ जाती हैं। जैसे इक्वालिटी एंड डिग्निटी, एक ऐसा समाज हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे आपको इक्वली ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या वो सोसाइटी आपको पसंद आएगी? जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हो रही है, यानी डिग्निटी, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, अगर आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बार बार आपको एक तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है, आप पे अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या वो सोसाइटी आपको अच्छी लगेगी? क्या वो सोसाइटी आपके नजरिए से डेवलप्ड है? नहीं। तो हम लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज में ये कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, डेवलप्ड रीजन में ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हुई, ये एस्पेक्ट्स फुलफिल ही नहीं हो रहे, लोगों के जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वो अगर फुलफिल नहीं हो रहे, तो वो एरिया डेवलपमेंट मतलब वो एरिया डेवलप्ड कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट यानी डिग्निटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ऐसा ना हो कि चलते फिरते कोई भी आपको मार जाए, नहीं, ऐसा नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। तो इसी वजह से हमारी लाइफ की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम सेफ फील करें, हमारी लाइफ को, हमारी जान को कोई खतरा ना हो, तो वो भी हमारे नॉन मटेरियल गोल्स में आता है। फ्रीडम, आपको आजादी भी मिले, कम से कम जो आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी जो बेसिक लाइफ है, पर्सनल लाइफ आपको अपनी कैसे जीनी है उसका तो अधिकार आपको मिलना ही चाहिए, आपको फ्रीडम होनी चाहिए अपने फैसले खुद लेने के लिए। गुड वर्किंग कंडीशंस, अब जो भी वर्कर्स किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कभी कभार अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही है तो उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, अगर उन्हें लीव चाहिए किसी इंपॉर्टेंट काम से तो उन्हें लीव भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉस जो है एकदम उनके सिर पे ही बैठा रहे उन्हें परेशान करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अच्छे वर्किंग कंडीशन भी चाहिए, ऐसे वर्किंग कंडीशंस हो जिसके अकॉर्डिंग काम करने में लोग कंफर्टेबल फील करें। पीसफुल एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग पीसफुल होनी चाहिए, यानी शांति होनी चाहिए, हमारे चारों तरफ लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर जगह बस पीस है यानी शांति है, और बेटर
एक तरह से सेफ एनवायरनमेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे मान लो सेफ एनवायरनमेंट है, तो उससे ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटी कौन सी हो सकती है। तो हमें नॉन मटेरियल गोल्स में हमारा एक गोल ये भी होता है पीसफुल सोसाइटी। देन फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी सपोर्ट। अगर बाय चांस, जैसे हम बोलते हैं एक से बढ़ के दो, तो बाय चांस अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं और हमें सपोर्ट की जरूरत हो, तो हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि हेल्प करने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं और किसी भी प्रॉब्लम से आपको निकाल सकें इजीली। तो ये फ्रेंडशिप और कम्युनिटी सपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कंट्री को या किसी भी एरिया को डेवलप या अनडेवलप्ड कैटेगरी में डालने में। इस टॉपिक में हमने देखा अभी तक कि इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ इनकम ही काफी नहीं है। मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों गोल्स फुलफिल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंट्री या ये एरिया डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड। और नॉन मटेरियल गोल्स ये सारी चीजें जहां पे हम इनकम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इजी लगा था मेरे को, इसमें कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कुछ वीडियोस में, पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना कि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, हर किसी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं। अब यहाँ पे हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर सिर्फ हमारी हाइट ग्रो कर रही है तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। अगर हम हर डायमेंशन में ग्रो कर रहे हैं, हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअली, इमोशनली, और हमारा ब्रेन भी ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तब हम उसे बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी हर एक फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट में जब ग्रोथ होती है तब जा करके हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो एक नेशनल डेवलपमेंट यानी देश का जो विकास होता है, हम कब कहेंगे कि ये देश विकसित है? जब उस देश में हर एक एस्पेक्ट की ग्रोथ हो रखी होगी। यानी अगर किसी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ होती है, हर एक डायमेंशन में वो देश ग्रो कर रहा होता है, तो उसे हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डायमेंशन हैं जिसमें एक नेशन, एक देश ग्रो करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहला डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी जो है जब ग्रो करती है किसी भी कंट्री की, तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है उसके डेवलपमेंट को लेकर के। यानी इकोनॉमी यानी उस कंट्री की इनकम बढ़ेगी। जब उस कंट्री की इनकम बढ़ेगी, अच्छी खासी इनकम बनती चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये डेवलप हो रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि ये डेवलप हो गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकम ही नहीं और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हमें देखने होते हैं किसी कंट्री को फाइनली डेवलप या अनडेवलप डिक्लेयर कर देने के लिए। तो सबसे पहला हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होता है किसी भी कंट्री का। देन सोशल डेवलपमेंट, क्या वहाँ पे सोसाइटी जो है, उस कंट्री की सोसाइटी जो है, वहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? कहीं जेंडर के बेसिस पे, रेस, रंग के बेसिस पे, या रिच और पुअर के बीच में कहीं इनइक्वालिटीज तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पे अत्याचार किया जा रहा है? समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें भी हमें नोटिस करनी पड़ती हैं। और अगर सब स्मूथली चल रहा है, काफी अच्छे से चल रहा है सोसाइटी में, तो यानी वो कंट्री सोशली भी डेवलप कर रही है। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी उस कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, लोकतंत्र हो, और जो लीडर्स हैं यानी जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, हमारे नेता, वो लोग उस कंट्री के, उस देश के विकास के लिए काम करें। लोगों के अधिकार उनसे छीने ना, बल्कि उन्हें अधिकार दें
कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार सारी चीजें काम करें, तो ये आ जाता है हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, राजनीतिक विकास इसे कहा जाता है हिंदी में। तो जब कोई कंट्री, जब कोई देश इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है, यानी उस कंट्री में इनकम अच्छी खासी जनरेट हो रही है, वहाँ की सोसाइटी में भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है और सभी लोगों के पास इक्वालिटी, फ्रीडम, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब भी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तब हम जा करके कहेंगे कि वो कंट्री जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जो इन तीनों एस्पेक्ट को फुलफिल करती है, वो असल में डेवलप्ड है। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, अब हम दो या दो से ज्यादा जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें कंपेयर कैसे करते हैं, हम कैसे कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड है, इन्हें कंपेयर कैसे किया जाता है एक दूसरे के साथ। टू मेजर नेशनल डेवलपमेंट, countries are often compared using national income, और national income क्या होता है, total income of the country। अब जब भी हमें कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, देशों को एक दूसरे से कंपेयर करना होता है, तब हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम यानी उस देश में काम कर रहे हर एक इंसान की इनकम को जोड़ के जो टोटल इनकम निकलती है, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। अब नेशनल इनकम हो सकता है कि बहुत ज्यादा निकली हो, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया चाइना में ही है, यहाँ की जो इनकम है वो तो हमें काफी ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उनमें हर एक इंसान के पास इनकम का फ्लो हो रहा है, क्या हर एक इंसान तक जॉब अपॉर्चुनिटीज पहुंच रही हैं, वो पैसा कमा पा रहा है, ये सारी चीजें भी नोटिस करनी होती हैं। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम यूज किया जाता है। पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड, कंट्री में एवरेज लेवल पे एक इंसान कितना कमा रहा है। टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी नेशनल इनकम जो हमने निकाली है, सभी सिटीजन्स की इनकम को सम करके, उसे जोड़ के, ऐड करके जो हमने नेशनल इनकम निकाली है उसी को डिवाइड कर देंगे उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ, तब हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम कभी ज्यादा हो किसी पर्सन की, जैसे पर कैपिटा इनकम हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान उतने ही पैसे कमा रहा है, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक कंट्री है, यहाँ पे 5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और कोई कमा रहा है 50 रुपीज, कोई 20, कोई 70, कोई 10 और कोई क्या ले लें 30, तो 100, 150, 60, 70, 80, यहाँ पे 180, ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। 180 है हमारी नेशनल इनकम। पॉपुलेशन कितनी है 5। अब हमने जब टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तब जाके हमारे निकलेगी पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेजली एक इंसान कितना कमा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो 36 आया। अब क्या हर एक इंसान 36 रुपीज अर्न कर रहा है, यहाँ पे 36 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं ये, और ये सब 3 लोग जो हैं वो 36 रुपीज से कम उनकी इनकम है, यानी कि हमने एक एवरेज निकाला है, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान उतना ही अर्न कर रहा हो। तो यहाँ भी काफी प्रॉब्लम होती है, पर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चलते हैं। हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, यानी अगर हमें ये पता लगाना है कि वो देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी देश हो, वो डेवलप्ड है या नहीं है, अगर हमें ये पता लगाना है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। राइजिंग पर कैपिटा इनकम, हमने यहाँ बात करी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि पर कैपिटा इनकम ग्रो करनी चाहिए लोगों की, जो एवरेज इनकम है वो ग्रो करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, समाज में भी और कानून के नजरिए से भी सब एक बराबर होने चाहिए।
जस्टिस, सभी लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसे जस्टिस ना मिले, उसे किसी और की सजा, किसी और की जो किए गए काम हैं यानी किसी और के क्राइम की सजा इस पर्सन को मिले, नहीं, सबको जस्टिस मिलने का भी अधिकार है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, अब ये गवर्नमेंट का रोल आ जाता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट अपने कंट्री में प्रेजेंट हर एक सिटीजन तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचाए और एजुकेशनल फैसिलिटीज पहुंचाए। अगर लोगों को एजुकेशन यानी नहीं दी गई, अगर उन्हें लिटरेट नहीं किया गया, नॉलेज नहीं मिली, तो वो जॉब नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, पर कैपिटा इनकम कहाँ से बढ़ेगी। और अगेन अगर लोगों की हेल्थ खराब रही, तो अगर हेल्थ ही खराब है, अगर लोगों की डेथ ज्यादा से ज्यादा होगी, तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन पे असर पड़ने का मतलब है, मतलब यही कि इनकम दोबारा से यहाँ डाउन में जाने वाली है इस कंट्री की, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इस कंट्री की इनकम डाउन में चली जाएगी। अब ये तो कुछ बेसिक्स से राइट हो गए ना लोगों के कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिले, हमें एजुकेशन भी मिले, तो ये सारी चीजें उस कंट्री में फुलफिल होनी चाहिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी संसाधन, संसाधन यानी रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही रिसोर्सेज हैं। अब हम इन रिसोर्सेज का उस तरह इस्तेमाल करें कि हम लोग अपना भी काम चला लें और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज सेव कर सकें, बचा के रख सकें। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, अब सिटीजन्स जो हैं उन्हें फ्रीडम भी हो और उन्हें सिक्योरिटी भी मिले, उनकी लाइफ को वहां पे खतरा ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये नेशन सच में डेवलप कर रहा है, सच में इस देश का विकास हो रहा है। जब एक कंट्री में, एक देश में ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। क्या सब? पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को और उनकी लाइफ को लेकर के वो सिक्योर फील कर सके, तो हम कहेंगे कि हाँ ये देश विकास कर रहा है, ये देश डेवलप हो रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक है How to compare different countries or states. हम कैसे कंट्रीज को यानी अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं और कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड। तो ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे। नीड फॉर कंपैरिजन, अब कंपैरिजन की जरूरत क्या है, हम क्यों कंपेयर करते हैं इन कंट्रीज को आपस में। कंपैरिजन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हिच कंट्री और स्टेट इज मोर डेवलप्ड, क्योंकि जब हम इन कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जब हम देशों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तभी हमें आइडिया मिलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अनडेवलप्ड है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड बाय जस्ट लुकिंग एट टोटल इनकम। टोटल इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। किसी भी कंट्री में रह रहे जो उसके सिटीजन्स हैं, उन सबकी इनकम को ऐड करके हम टोटल इनकम निकालते हैं उस देश की। तो सिर्फ हम इस टोटल इनकम यानी सिर्फ नेशनल इनकम के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड। क्यों? क्योंकि और भी काफी सारी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वहां एक कंट्री में रह रहे जो लोग हैं, उनके मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स दोनों फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, और अगर दोनों ही गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है। तो सिर्फ हम टोटल इनकम के बेसिस पे किसी कंट्री के डेवलपमेंट को क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब इंडिया जो है,
इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें, फ्रांस ले लो, तो इंडिया के कंपैरिजन में फ्रांस की जो टोटल इनकम है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर एक पर्सन यानी ज्यादा से ज्यादा पर्सन यहाँ पे अर्न करने वाले हैं, कमाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में हैं, और उन सबकी इनकम को ऐड करके हम टोटल इनकम निकालते हैं। वहीं फ्रांस में इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम लोग हैं, और उन लोगों की इनकम को ऐड करके उनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी जो इंडिया के कंपैरिजन में कम होगी। पर फिर भी फ्रांस डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है और इंडिया नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में काम किया जा रहा है लोगों को सोशली डेवलप करने में, सोसाइटी में चेंजेस लाने में, इक्वालिटी, जस्टिस हर किसी तक पहुंचाने के लिए इंडिया में प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कोशिश की जा रही है। वहीं फ्रांस में ये सारी चीजें पहले से कंट्रोल कर ली गई हैं और फ्रांस डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि हाँ, सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रीज को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, और पॉपुलेशन अलग है तो वहां पे अर्न करने वाले यानी कमाने वाले लोगों की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो भी क्वांटिटी भी अलग है। हायर टोटल इनकम डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है तो हम सिर्फ इनकम के ही थ्रू ये पता नहीं लगा सकते कि वो कंट्री या उस कंट्री में रह रहे लोगों के लिए सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सिर्फ टोटल इनकम के ही बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वहां के लोग एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। पर कैपिटा इनकम, अब पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन, एक एवरेज तौर पे पर पर्सन कितना अर्न करता है, कितना कमाता है। इट शोज एवरेज इनकम पर पर्सन। एक एवरेज हम निकालते हैं। एक फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम निकालने का, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी समझा था। हम टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन से, फिर हमारे पास एक एवरेज निकल आता है कि इस कंट्री में एवरेजली एक पर्सन कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है। यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज, और इसी पर कैपिटा इनकम का यूज करता है वर्ल्ड बैंक, जिससे कि कंट्रीज को क्लासिफाई किया जा सके, डिवाइड किया जा सके डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो ये सब हमने देखा कि कंपैरिजन की जरूरत क्या है, और डेवलपमेंट सिर्फ टोटल इनकम के ही बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कंट्री को, कि एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी अनडेवलप्ड है। ये हम सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, वो रीजन भी हमने जाने। पर कैपिटा इनकम क्या है वो हमने समझा, और वर्ल्ड बैंक इसी पर कैपिटा इनकम का यूज करती है लोगों को, मतलब कंट्रीज को क्लासिफाई करने में। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम की क्या क्या लिमिटेशंस है? पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर कैपिटा इनकम जो है वो हम उससे हमें एक एवरेज मिल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में एवरेजली एक इंसान कितना अर्न कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यानी जरूरी नहीं है कि एवरेजली, मान लो हमने किसी भी कंट्री का एक एवरेज निकाला जो कि 1000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, ओके। मान लो हमने किसी कंट्री का एवरेज निकाला, पर कैपिटा इनकम निकाली जो कि 1000 रुपीज आ रही है। अब जरूरी नहीं है कि उस कंट्री में रह रहा हर एक इंसान 1000 रुपीज अर्न कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को 50 रुपीज मिल रहे हैं, कुछ को 100 मिल रहे हैं, और कुछ लोगों को 50,000, 70,000 ऐसे अर्निंग हो रही है। तो यानी कि पर कैपिटा इनकम हमें उस कंट्री में जो इनइक्वालिटीज हैं, यानी रिच और पुअर क्लासेस हैं, उनके बीच का डिफरेंस नहीं शो करता है। अदर इंडिकेटर्स ऑफ कंपैरिजन। अब सिर्फ इनकम के ही बेसिस पे हम कंपेयर नहीं करते अलग अलग कंट्रीज को, और भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम कंट्रीज को, जिसका यूज हम करते हैं कंट्रीज को क्लासिफाई करने में या कंपेयर करने में। लिटरेसी रेट, हम कंट्रीज का लिटरेसी रेट पहले समझते हैं, निकालते हैं। लिटरेसी रेट निकाला जाता है यानी उस कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और यही लिटरेसी रेट हमें क्या शो करता है,
उस कंट्री का एजुकेशनल लेवल, यानी उस कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटी सबको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उस सब के बारे में पहले पता लगाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाएगा उस कंट्री को एज अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो बच्चे जिंदा पैदा हुए थे, जो जिंदा पैदा हुए पर 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, यानी 1 साल की उम्र होने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, पर 1000 यानी 1000 में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, उन बच्चों का एक एवरेज रेट निकाला जाता है जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। रिफ्लेक्ट्स हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हमें पता चलता है कि उस कंट्री की हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं। अगर किसी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। और कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। तो इस बेसिस पे भी कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज हम निकालते हैं कि किसी कंट्री में एक एवरेज निकाला, किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में एवरेज निकाला जाता है कि एक इंसान लगभग कितनी उम्र तक जीता है, कितने एज तक वो सरवाइव करेगा, जिंदा रह सकता है। एक रेट ऐसा निकाला जाता है, एक ऐसी एज निकाली जाती है कि एवरेजली एक इंसान इस कंट्री में इस उम्र तक जीता है या जिंदा रहता है, तो उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे लोग ज्यादा ईयर्स तक, ज्यादा सालों के लिए जिंदा रहते हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अपने आप बढ़ेगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, नेट अटेंडेंस रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि जितने भी बच्चों ने एनरोल किया है, एडमिशन लिया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्या वो वहां पे एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को कि नहीं। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो हमें पता चलता है। और इसी के अकॉर्डिंग, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, इसी से हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में एजुकेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन में, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, और कितने उन्हें प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारे भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी बच्चे जो मर रहे हैं उनकी संख्या कम है, यानी कम से कम बच्चों की डेथ हो रही है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, वो कंट्री डेवलप्ड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम लोग हेल्थ फैसिलिटी सुधारेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी ज्यादा। एक तरह से हमारी जो हम लंबी उम्र जिएंगे, कहते हैं ना लंबी उम्र जीना, तो लंबी उम्र हमारी रहेगी। नेट अटेंडेंस रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन में, मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज कितने लोगों तक पहुंच रही हैं, कितने लोग एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को। तो ये सब हमने जाना कि हम कैसे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और कैसे उन्हें क्लासिफाई करते हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये जाना कि इनकम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के डेवलपमेंटल लेवल को फाइंड आउट करने में। जब भी हमें किसी भी कंट्री को क्लासिफाई करना होता है एज अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो हम सबसे पहले उस कंट्री की इनकम देखते हैं। अगर उस कंट्री की इनकम अच्छी खासी है, काफी हाई इनकम है, तो
हम जनरली कह देते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, और किसी कंट्री की इनकम रिलेटिवली अगर लो है तो हम उसे कहते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पर ऐसा नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं देखने चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या उस कंट्री में रह रहे सिटीजन्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनकी नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। जैसे उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और अगर ये सारी जो फैसिलिटीज हैं अगर उन्हें मिल रही हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो देश, वो कंट्री सच में डेवलप्ड है। तो यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम के साथ साथ ऐसे और कौन से दूसरे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को एज अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री क्लासिफाई कर सकते हैं। इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा अभी बताया था। इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को विकसित या अविकसित साबित करने में। हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हम लोग टोटल इनकम नहीं काउंट करते। यानी अगर हम कंट्री में रह रहे जितने भी सिटीजन्स हैं सभी की इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम निकल आती है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की। अब उसी टोटल इनकम को डिवाइड कर दो उस कंट्री में रह रही पॉपुलेशन से, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। हमें एक तरह से ये पर कैपिटा इनकम बताती क्या है? पर कैपिटा इनकम यानी एक एवरेज। हम लोगों को पर कैपिटा इनकम के थ्रू ये पता चलता है कि किस कंट्री में एवरेजली एक इंसान कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है। बट इट डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब मान लो किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी कंट्री हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उस कंट्री में पर कैपिटा इनकम 500 रुपीज निकली है, पर कोई इंसान ऐसा है जो 1000 रुपीज 2000 रुपीज अर्न कर रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 100-200 रुपीज कमा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास पर कैपिटा इनकम तो 500 आई थी, पर क्या हर कोई 500 रुपीज अर्न कर रहा है? नहीं, कोई ज्यादा कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें रिच यानी अमीर और पुअर यानी गरीब, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो नहीं दिखाता है ये पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से हमें रिच और पुअर के बीच के गैप के बारे में नहीं पता चलता। हमें ये नहीं पता चलता कि ठीक है पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये हमें पता है कि एवरेजली एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, किसके पास ज्यादा पैसा जा रहा है और किसके पास कम जा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम से हमें लोगों की लाइफ की क्वालिटी के बारे में नहीं पता चलता। पर कैपिटा इनकम हमने बता दिया कि हाँ एक पर्सन इतना एवरेजली अर्न कर रहा है इस कंट्री में, पर क्या उस देश में रह रहे लोगों के पास एजुकेशन, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी है या नहीं, यानी हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं या नहीं, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, क्या वो उस देश में रहकर सिक्योर फील कर पा रहे हैं, या अपनी जिस भी जॉब के लिए वो जा रहे हैं वहां पे वो सिक्योर फील कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बिना किसी वजह के निकाल दिया जाए काम से। तो जॉब सिक्योरिटी भी और एज अ सिविलियन भी वो सिक्योर फील करने चाहिए उस कंट्री में, तब जाके वो कंट्री डेवलप कहलाएगी। पर ये जो पर कैपिटा इनकम है उससे हमें लोगों की लाइफ की क्वालिटी कैसी है, लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, पर कैपिटा इनकम हम निकाल लेते हैं कि हम इकोनॉमिकल सेंस में बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम से हमें इतना पता चल जाता है कौन सा इंसान कितना अर्न कर रहा है, कितना कमा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि सोसाइटी में उसके साथ बिहेव कैसा किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसे एक तरह से सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसान के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं, उसके साथ इनइक्वालिटीज हो रही है, उसे जस्टिस न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पर कैपिटा इनकम नहीं बताता। अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, अब दूसरे और कौन से क्राइटेरिया हैं? पहला तो हमने देखा इनकम, अब और कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा अंडर डेवलप्ड। पहला है हेल्थ इंडिकेटर्स।
लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस देश में लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और किस देश में, किस कंट्री में लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है? तो हम काउंट करते हैं वहां पे कुछ परसेंटेजेस निकालते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है और हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाएं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट यानी जिसे हम बोलते हैं नवजात शिशु। तो जो नवजात यानी इन्फेंट जो एक बेबी होता है, और मोर्टेलिटी यानी डेथ, रेट यानी किसी चीज की परसेंटेज या किसी चीज का नंबर, क्वांटिटी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द 1 ईयर ऑफ एज। अब जो बच्चे जिंदा पैदा हुए थे, यानी दोज चिल्ड्रन हु वर बोर्न अलाइव, जो बच्चे जिंदा पैदा हुए बट 1 साल के होने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, वो उन लोगों की जो क्वांटिटी है, उन लोगों के जो नंबर हैं, उन बच्चों के जो नंबर हैं, उन्हें काउंट किया जाता है पूरी कंट्री में पर 1000, यानी 1000 में से, मान लो 1000 में से जितने भी बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले मर गए, कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, तो वो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। जिस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है, यानी जहाँ पे कम से कम बच्चों की डेथ हो रही है, तो ये साफ साफ हमें ये इंडिकेट करता है, साफ साफ रिप्रेजेंट करता है कि उस देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लीव। अब एवरेजली एक इंसान की उम्र कितनी होती है, कितने सालों तक एक इंसान जीता है, उसके हिसाब से हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक पर्सन कितने साल तक जी सकता है किसी कंट्री में। अब किसी कंट्री में होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, तो लोगों की काफी लंबी उम्र होती है, उनकी डेथ काफी देर में, काफी बाद होती है, यानी काफी लंबी लंबी उम्र के बाद उनकी डेथ होती है। जैसे हमने भी देखा है काफी बार ऐसा होता है, हमारे सुनने में आता है किसी ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, कोई 100 इयर्स का हो गया, यानी कि 100 इयर्स से ऊपर तक लोग जीते हैं, 100 इयर्स से ज्यादा जीते हैं लोग कुछ। तो यानी कि ये सब शो कर रहा है कि उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। ओके, और यही अगर हम बात करें किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कम है, यानी एवरेजली एक इंसान मान लो 50 इयर्स तक जी रहा है, तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी उम्र से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हमें हेल्थ की बात करनी है तो हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। अगर हमें एजुकेशन की बात करनी हो, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि किस कंट्री में कितने लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हमें उस कंट्री के बारे में क्या सब चीजें नोटिस करनी होगी, किस चीज की लिस्ट बनानी होगी? लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, हम लोगों को लिटरेसी रेट जानना होगा उस कंट्री का। लिटरेसी रेट यानी कि उस कंट्री में मौजूद, उस देश में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल्स। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कितने ऐसे बच्चे हैं, परसेंटेज में काउंट किया जाता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। और लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, यही दोनों फाइंड आउट करके हम पता लगाते हैं कि किस कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं। अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम, अब लोगों के पास इक्वालिटी भी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और सोशल इनइक्वालिटीज भी खत्म होनी चाहिए, यानी सोशली भी सब लोगों को इक्वल मानना चाहिए। फ्रीडम, लोगों के पास आजादी भी होनी चाहिए, तब जाके वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, सोसाइटी में लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए,
जैसे इंडिया में हमें अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस देखने को मिली, यानी छुआछूत देखने को मिला, वो सब नहीं होना चाहिए। इक्वली सबको ट्रीट किया जाना चाहिए। डिग्निटी, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, सभी लोग अपनी जॉब को लेकर सिक्योर फील करें, ऐसा ना हो उन्हें कभी भी बिना किसी रीजन के उनकी जॉब से निकाल दिया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन वही भेदभाव से लोग बचे रहें। एक ऐसा देश जहां पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, जहां पे लोग सिक्योर फील कर रहे हैं एज अ सिविलियन भी और एज अ वर्कर भी, और जिनकी मतलब रिस्पेक्ट भी की जा रही है जिस कंट्री में लोगों की, तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी यानी कि रिसोर्सेज का हम ऐसा यूज करें कि हमारी भी नीड्स फुलफिल हो जाएं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम रिसोर्सेज संसाधन बचा सकें। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, यानी ऐसा ना हो कि हम लोग सारे रिसोर्सेज यूज कर लें और फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना। तो हमें सस्टेनेबल वे में यूज करना है सभी रिसोर्सेज का। जहां पे जिस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, जहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, लोगों के पास इक्वालिटी, फ्रीडम है, और जहाँ पे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज किया जा रहा है, तब वो कंट्री डेवलप कहलाएगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इनकम और दूसरे क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, यानी इनकम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे हम दूसरे इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं अलग अलग देशों को कंपेयर करने में और उन्हें एज अ डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री के तौर पे क्लासिफाई करने में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बट अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब जब सभी सिटीजन्स के लिए, सभी लोगों के लिए जब गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी सभी लोगों के भले के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, वो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं। अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, ये जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, वो सभी के लिए होती हैं। ऑफन ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लो कॉस्ट। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये पब्लिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं, या फिर बहुत कम प्राइस होता है इनका, इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इंश्योर कलेक्टिव डेवलपमेंट, कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू। गवर्नमेंट जब सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी और जब सभी तक सारी फैसिलिटीज पहुंचेंगी, तो हम सबका डेवलपमेंट साथ में होगा, और इसी डेवलपमेंट को जब पूरा ग्रुप या पूरी कंट्री साथ में, सारे सिटीजन साथ में ग्रो कर रहे हैं, उनका साथ में डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव डेवलपमेंट। अब हम पब्लिक फैसिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एजुकेशन, अब एजुकेशनल फील्ड में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है? सभी तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाते हैं और कॉलेजेस बनवाती है। अब हर कोई प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनवाती है, जिस वजह से हर कोई एजुकेशन गेन कर सके, एजुकेशनल फैसिलिटीज सब तक पहुंच सके, हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट पे पढ़ सके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अब ये भी एक ऐसी बेसिक फैसिलिटी है जो सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है या जब भी कोई बीमार होता है, सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो हर किसी को ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना ही बनता है। हॉस्पिटल ही जाओगे ना ट्रीटमेंट के लिए, तो हॉस्पिटल्स अगर प्राइवेट कंपनी चला रही है तो हो सकता है हर कोई अफोर्ड ना कर पाए, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनवाते हैं, जिससे हर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एडवांटेज ले सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का फायदा हर किसी को हो सके। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनवाती है, जहां पे हमें वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। सैनिटेशन फैसिलिटीज, नगर पालिका के लोग आते हैं, साफ सफाई करके जाते हैं।
अब इसे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग गंदी होगी, हमारे सराउंडिंग में गंदगी फैली होगी, तो ज्यादा चांसेस हैं बीमारियां तेजी से फैलेंगी। इसी वजह से गवर्नमेंट इन बीमारियों को रोकने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बीमारियां ना फैले, उस सबको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सैनिटेशन फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि गवर्नमेंट कैसे हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। अब कुछ दूसरी भी फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन शॉप। अब हर कोई अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर सकता, फूड हर कोई एक तरह से हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो राशन शॉप्स बनवाए गए उन लोगों के लिए, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खाना बांटा जाता है, एक तरह से अनाज बांटा जाता है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है। लॉ यानी जो कानून है वो बनाए ही हमारे फेवर के लिए जाते हैं, हमारे फेवर में बनाए जाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे भले के लिए बनाए जाते हैं लॉ। और ऑर्डर बनाना तो जरूरी है, किसी भी कंट्री को चलाना है तो एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो सारी सर्विसेज भी, वो सारी चीजें भी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और फीमेल्स के लिए तो फ्री बसेस भी हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे रेलवेज हो गई, बसेस हो गई, काफी सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं जो हम लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और कहीं भी इजीली जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। Some services like education may be provided by private companies but at a high cost. अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन हो गया, यानी प्राइवेट कंपनीज के भी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी अपने स्कूल्स बनवाते हैं, और वहां पे एक तरह से उनका मोटिव क्या होता है, उनका गोल क्या है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है। प्राइवेट कंपनीज का एक ही गोल होता है प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसी चक्कर में वो एक तरह से जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पढ़ाया जाता है, और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट सर्विसेज को। Public facilities provides basic needs and equal opportunities to all citizens. Public facilities एक तरह से basic needs, हमारी जो basic needs है, food हो गया, उसे भी एक तरह से basic needs जो हैं वो हमारी फुलफिल करती हैं पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट जितनी भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करती है, हम सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है गवर्नमेंट सभी को। अगर कोई ग्रुप पीछे रह जाता है, जैसे एससी और एसटीज पीछे रह गई थी जो कम्युनिटीज, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं हर किसी को, और ये सब गवर्नमेंट सर्विसेज के ही अंडर में आता है। Which is the foundation of national development? अब जब गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज हमें देंगे, यानी पब्लिक फैसिलिटीज जिनके थ्रू हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो एक तरह से हम सबका डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स दोनों फुलफिल हो रहे हैं, तो यानी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा डेवलपमेंट होगा, सिटीजन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो यानी नेशनल डेवलपमेंट होगा ही होगा, यानी कंट्री का, एक देश का विकास होगा ही होगा अगर उसमें रह रहे नागरिकों का विकास हो रहा है। तो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हम रिसोर्सेज का यूज करें, लेकिन सिर्फ उतना यूज करें जितना हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम रिसोर्सेज का यूज करें, और फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन यानी रिसोर्सेज बचा के रखें, तब उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। Sustainable development means development without harming the environment and ensuring resources for future generations. Sustainable development का मतलब होता है
कि हम ऐसे डेवलप हों, हम अपना डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम लोग अपने एनवायरमेंट, अपनी प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाएं और हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन यानी रिसोर्सेस बचा के रखें, सेव करें। Why is it important? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है कि हम सस्टेनेबल वे में डेवलप हों? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का ओवर यूज करते हैं, हद से ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, लीड्स टू स्कार्सिटी फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में हो सकता है कि वो संसाधन यानी वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए। अगर हम आज किसी भी चीज का ओवर यूज करेंगे तो वो फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, डिफॉरेस्टेशन तो पेड़ भी काटा जाता है। अब इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान में सेटअप कर दोगे, नहीं ना, हम लोगों को जमीन चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जमीन हमें चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो क्या किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन भी किया जाता है, यानी पेड़ों को काटा जाता है और तब उस खाली जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। देन पॉल्यूशन, यही इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन भी फैलाती हैं। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन, सारे तरह के जो पॉल्यूशंस हैं, जब हम जैसे इंसान ही हैं जो पॉल्यूशन के मेन कॉज हैं, हम ही लोग पॉल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट, हमारी प्रकृति डैमेज होने लगती है। रिसोर्सेज तो खत्म हो ही रहे हैं क्योंकि हम उनका ओवर यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें भी हम डैमेज करते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं। व्हाट शुड वी डू? तो जब इतनी प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, जब इतनी प्रॉब्लम है तो इन्हें रोकने के लिए हमें सस्टेनेबल वे में ही अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? यूज रिसोर्सेज वाइजली, हमें अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, नहीं, ओवर यूज नहीं करना है, लिमिटेड अमाउंट में जितने की आपको जरूरत है उतने रिसोर्सेज यूज करो। जैसे वाटर भी एक रिसोर्स है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर टैप यानी नल खुले छोड़ देते हैं, वाटर वेस्ट होता रहता है और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। हमें सोच समझ के और सही क्वांटिटी में रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। प्रमोट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट, और सनलाइट जो है वो ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड अमाउंट में है, आज है कल नहीं रहेगी, नहीं, सनलाइट काफी समय तक रहेगी, जब तक सन है तब तक सनलाइट रहेगी। विंड एनर्जी है, हवा चलती रहती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे कोल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कोयला वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी इसे बनने में काफी साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तब जाके दोबारा से कोल बन के तैयार होगा। तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंड ना हो करके कोशिश करें कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, क्योंकि ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, इनका हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, उनका यूज हमें सोच समझ के करना चाहिए। Then we should create a balance between economic growth and environment protection. हम लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए किन दोनों चीजों के किन दोनों के बीच में। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोगों को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें इनकम जनरेट करनी है, हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, जिस टाइप से हमें प्रॉफिट अर्न करना है हम करें, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, अपनी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है कि ना हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कम हो और ना ही हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो। बॉडी मास इंडेक्स BMI, ये आपकी NCERT बुक में एक बॉक्स में टॉपिक दे रखा है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं।
Body mass index BMI, a method to find out whether a person is underweight, healthy or overweight. बॉडी मास इंडेक्स, इसके थ्रू हमें पता चलता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक पर्सन अंडरवेट है यानी कुपोषित है या हेल्दी है या फिर ओवरवेट है। फॉर्मूला, अब बीएमआई का फॉर्मूला है, ये वेट हमें केजीज में लिखना है, कितने केजी मतलब केजी में हम लोग वेट लिखेंगे अपना, देन अपने उसको वेट को डिवाइड कर देंगे हाइट के साथ, हाइट हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद जो नंबर आएगा अगर वो 18 से कम है तब माना जाएगा कि आप कुपोषित हैं यानी अंडर नरिश्ड हैं, और अगर यही BMI जो है आपका वो 18 से 25 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि आप नरिश्ड हैं, आप हेल्दी हैं। अबव 25, अगर 25 से ऊपर आता है तो यानी ओवरवेट के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। ओबेसिटी यानी बहुत ज्यादा जो मोटापा हो जाता है वैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। और ये जो पूरा क्राइटेरिया है कि 18 के अंडर नरिश्ड है, 18 से बिलो अंडर नरिश्ड, 18 to 25 के बीच में हेल्दी, 25 से अबव ओवरवेट, ये सब WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है। WHO ने ये स्टैंडर्ड दिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो UNO के ही अंडर में रह के काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। BMI helps to measure development from a health perspective। हमने देखा कि सिर्फ इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इनकम के सिवाय, इनकम के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस करना होता है। तो ये BMI एक तरह से हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी कंट्री के लोगों की हेल्थ जानने में। लोगों की हेल्थ कैसी है वही बता देगा कि उस नेशन का डेवलपमेंट, उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमने आज के अपने टॉपिक में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में समझा जाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया है, और हमें किस टाइप से सस्टेनेबली ग्रो करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी और कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ये सब आपको समझ में आया है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।